दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र की बुनियाद जिन 3 पिलर पर खड़ी हुई है उसका जिक्र सही मायने में भारत के संविधान में भी नहीं है, क्योंकि भारत के भीतर लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है और चुनाव का मतलब इस देश के भीतर में पैसा होता है, अपराध होता है, हिंसा होती है। और इन 3 पिलर को अगर हटा लीजिएगा तो आप इस देश में चुनावी लोकतंत्र के काबिल नहीं कहलाएंगे। शायद इसीलिए जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कितना पैसा वहां पर बहाया गया, कितनी हिंसा हुई, किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी वहां पर चप्पे चप्पे पर करनी पड़ी। और इन सब के बीच चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा ने एक नया रूप ले लिया, क्योंकि तब सेंट्रल फोर्सेस जा चुकी थी। क्या यह एक नजरिया लोकतंत्र का है, या फिर एक दूसरा नजरिया जो अब उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां पर आप उस बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर वोट डालना है, जहां पर पर्चा भरना है और जिस अधिकारी को वो पर्चा सौंपना है वहां तक पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है अगर आप अपना नामांकन भरकर जा रहे हो तो पहले या तो वो दस्तावेज फाड़ दिए जाए या फिर आपको अगवा कर लिया जाए, वह भी बंदूक की नोक पर। हो सकता है आपके साथ मारपीट की जाए, हो सकता है आपको छलनी कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। यह नजारा बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का है। लेकिन जिक्र इसी बात का है कि आखिर इन चुनावों में कितना पैसा, कितना अपराध, कितनी हिंसा हो रही है। तो क्या लोकतंत्र का मतलब यही है? और अगर लोकतंत्र का मतलब यही है, वह भी बंगाल और बिहार? जी नहीं। भारत के भीतर में चुनावी राजनीति लोगों की रगों में दौड़ती है, और खास तौर से वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर वैसे पिछड़े इलाके जहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति की गलियारों में घूमते फिरते रहते हैं, और जिसे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेना हो वह उस सियासी गलियों में घूमकर सत्ता के सामने नतमस्तक होता है, और सत्ता मेल मिलाती है कि उसकी जाति से सामने वाला जो मांग रहा है वो जाति फिट बैठती है या नहीं, उसके जरिए पैसे की उगाही कितनी हो सकती है। यह स्थिति भारत के लोकतंत्र की ऐसी है जहां आप कह सकते हैं क्या वाकई भारत के भीतर चुनावी राजनीति ने इस देश की पूरे के पूरे सिस्टम को सड़ा दिया है। आज इस बात का जिक्र करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जिन राज्यों में चुनावी हिंसा को लेकर समूचे देश में हंगामा मचा हुआ है, और हर कोई मान रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 ही नहीं 2024 तक का यह नजारा है जिसकी अभी शुरुआत हुई है, और देश के भीतर हर कोई मान रहा है अगर स्थिति वाकई विकट होती चली गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक कितना पैसा बहाया जाएगा, कितने अपराध होंगे और कितनी हिंसा होगी, इसका कच्चा चिट्ठा शायद भारत के दस्तावेजों में दर्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ बड़बोलापन है इसमें, आप सोचेंगे इतनी हिंसा होती नहीं है, इतना पैसा खर्च होता नहीं है। तो आज बात कहां से शुरू की जाए, जो बीत चुका है उसको लेकर या जो हो रहा है उसको लेकर? हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है पहले उसमें जो जो चीजें दर्ज है संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, उसको ही देख लीजिए। उसके बाद जिक्र बंगाल का होगा, देश का होगा, और तब आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर में राजनीति अपने आप में क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर बच्चे का एडमिशन कराना हो तो राजनीतिक दरवाजे पर आपको दस्तक देनी पड़ती है। उस बच्चे के एडमिशन के साथ अगर लगता है कि हायर एजुकेशन की दिशा में आपको कुछ रियायत चाहिए तो भी आपको कहीं ना कहीं राजनीति का दरवाजा खटखटाना ही होगा। केंद्र सरकार के स्कूल, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो सेंट्रल स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय हो, वहां पर नामांकन कराने का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। इस देश के भीतर में अगर आपको एम्स में इलाज कराना है तो भी आपको राजनीतिक दस्तक देनी होगी। जिला अस्पतालों में अगर ऑपरेशन की डेट आपको नहीं मिलती है तो भी आपको दस्तक देनी पड़ेगी। यानी सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं है बल्कि उस सिस्टम का है जिस सिस्टम की सारी नब्ज पर इस देश में सत्ताधारियों ने अपनी उंगलियां से दबा दिया है उसे, और उन उंगलियों के पास आप रेंगते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं मेरा यह काम हो जाए तो बहुत भला हो। यानी इस देश में बतौर नागरिक कोई ऐसा सिस्टम नागरिकों के लिए बनाया ही नहीं गया जिसमें राजनीतिक तौर पर दखलंदाजी ना होती हो। तो ऐसे में चुनाव के वक्त जिसकी पूंजी लगती है वो बाद में कमाता है,
जो अपराध करता है वो बाद में अपराध मुक्त हो जाता है, जो हिंसा करता है उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध मादक द्रव्य, कैश, गोल्ड सब कुछ जब्त किए गए, लेकिन एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ा गया जिसे कोई सजा हो पाए। पॉलिटिकल पार्टी ने कितना वहां पर बजट रखा और कितना बहा दिया, यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। लेकिन आइए सबसे पहले, हमें लगता है इस देश की सियासत के पास कितनी पूंजी है, इस कल्पना के बाहर है। और इस कल्पना के बाहर की परिस्थितियों को समझने के लिए हमको लगता है उत्तर प्रदेश की आज उन स्थितियों को समझ लीजिए जिसकी हिंसा को लेकर हर कोई बेचैन हो चला और कह रहा है यह होती है राजनीति, यह होती है सियासत, इस तरीके से सत्ता पाई जाती है, वह भी लोकसभा और विधानसभा के लिए नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर। तो जरा समझिए इसको। इस देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 22 करोड़ की जनसंख्या, यूरोप के कई देश इसके भीतर समा जाए। और उस उत्तर प्रदेश के भीतर में जो वार्ड मेंबर्स की संख्या, उस 75,000 वार्ड मेंबर्स, इनको भी चुना जाना है। इनको प्रचार के लिए हर को दिया जाता है आपको 10,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं। तो 75,000 सदस्य जो वार्ड मेंबर होंगे, अगर 10-10 हजार खर्च कर कर जीते हैं, अभी हम उनके साथ जो सामने खड़ा है उसका खर्च नहीं जोड़ रहे हैं, अगर वो 10-10 हजार दे रहे हैं तो यह भी 75 करोड़ हो जाता है। उसके बाद आइए ग्राम प्रधान, इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 58,000 है। यह भी प्रचार के लिए 10,000 रुपए, इनकी भी सीमा निर्धारित है। उसमें बैठिएगा तो तकरीबन 58 करोड़ ये हो गए। 825 क्षेत्र पंचायत के जो हेड है, जिसको लेकर अभी चुनाव भी चल रहा है, उसमें भी 10,000 रुपए एक सीमा है, इतना ही प्रचार पर आप खर्च कर सकते हैं। यानी 82 लाख 50,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं। इसके बाद आइए जो हम लोगों ने जिला स्तर पर जिला पंचायत वार्ड मेंबर्स को देखा है, हर के लिए 1.5 लाख रुपया एक कैंडिडेट प्रचार के लिए खर्च कर सकता है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ जीतने वाला ही खर्च कर रहा है, अभी जीतने वाला या उसके सामने खड़ा हुआ सदस्य ही खर्च कर रहा है 1.5 लाख रुपए। 3,050 जिला पंचायत वार्ड मेंबर, यानी तकरीबन 45 करोड़ 75 लाख रुपए, इसमें एक एक सदस्य जो जो जीते हैं उन्होंने खर्च किया, तो जोड़ने पर इतना आता है। इसके अलावे 75 जिला अध्यक्ष, हर को 1.5 लाख की रेंज है, वो प्रचार कर सकता है, यानी तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार। यह सबको जब जोड़िएगा, सिर्फ इतने सदस्य जो जीते हैं, कुछ कल तक रिजल्ट आ जाएगा, कुछ जीतेंगे जो कि क्षेत्र पंचायत के हेड होंगे, इन सबको मिला दीजिएगा तो टोटल खर्चा जो निकल कर आएगा वो तकरीबन 180 करोड़ का होगा। हर एक एक सीट पर एक एक सदस्य लिए, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसके सामने जो भी विपक्ष का होगा उसने भी कम से कम एक न्यूनतम राशि तो खर्च की होगी। उस राशि का मिला दीजिएगा तो तकरीबन 361 करोड़ टोटल 2 कैंडिडेट के नाम पर खर्च हुआ। लेकिन जानकारी मिली कि एवरेज जो पूरे राज्य के भीतर में जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला अध्यक्ष तक की परिस्थिति थी, उसमें एवरेज 4 उम्मीदवार मैदान में थे ही, और इन पर जो खर्च हो रहा था, टोटल औसत जो निकाला गया वो 722 करोड़। आप कहेंगे 722 करोड़ रकम तो कहीं ज्यादा है नहीं, हमें भी नहीं लगती है, खासतौर से चुनाव के मद्देनजर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के पूरे इलाके और जिला के अध्यक्षों को लेकर जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब अलग से जानकारी आनी शुरू हुई कि कितना खर्च प्रति कैंडिडेट किया जा रहा है, तो पता चला कि वार्ड मेंबर हो, ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र के पंचायत हेड को लेकर लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति सीट की कीमत है। और जो जिला पंचायत वार्ड है और जिला अध्यक्ष है, उसमें तकरीबन 10 से 15 करोड़। इसका भी जब हमने एवरेज निकालना शुरू किया तो एवरेज निकालते निकालते स्थिति यह आ गई कि लगभग जानकारी मिली कि 33,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के भीतर उन चुनावों में फूके गए, जिस 33,000 करोड़ के आगे की परिस्थिति में विधानसभा जो 403 सीटों का है और अगले साल चुनाव यानी 8 महीने बचे हैं, वहां पर चुनाव होना है। तो यह 33,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है,
इसकी उगाही कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, कोई भी जब पैसा लगा रहा है तो वह अपराधी तो होगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्ज तो लगे होंगे। और जब वो एफिडेविट दाखिल करता है तो बताता है कि हमारे ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सजा हुई या नहीं हुई, लेकिन उसने जो अपराध किए हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर के मार्फत जब निकलना शुरू हुआ तो पता चला कि लगभग 60% लोग अपराधी हिस्से में निकल कर आते हैं। उनके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक केस चल रहा है। इसमें से 40% ऐसे हैं जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेज जिन पर है, जो कि नॉन बेलेबल होते हैं। अब आप सोचिए कि अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं, उन अपराधियों ने अपराध करके पैसा बनाया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हिंसा नहीं होगी क्या? लेकिन यही तो लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र का मिजाज है। क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हैं 403 सीट पर, और 2017 की जानकारी निकल कर आई कि इलेक्शन कमीशन ने प्रति कैंडिडेट 25 लाख रुपए चुनाव प्रचार के लिए देते, इसको जब जोड़ा गया 4 कैंडिडेट एक सीट पर, तो पता चला तकरीबन 400 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च हुए। लेकिन जो एडीआर की रिपोर्ट आई, जो इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट आई, जो सीएमएस की रिपोर्ट आई, उसने बताया कि दरअसल यूपी इलेक्शन में 2017 में वाकई बहुत कम खर्च हुआ, क्योंकि उससे ठीक पहले नोटबंदी हो गई थी और नोटबंदी की परिस्थिति ने वहां पर उस ब्लैक मनी को झटके में बाहर कर दिया। उन नोट का कोई महत्व नहीं रहा। जो नोट घूमता था 500 रुपए का और 1000 रुपए का, जो बांटे जाते थे, खर्च किए जाते थे, इसीलिए जो खर्चा हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में, वह रकम तकरीबन 5,500 करोड़ की रही। और उसमें अगर बाकी उन रकम को जोड़िएगा जो सरकार द्वारा खर्च की गई, तो यह रकम तकरीबन सरकार द्वारा निर्धारित रकम को अगर जोड़िएगा तो तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुई। लेकिन इस बार का डाटा डराने वाला है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर में लगभग 20 से 25,000 करोड़ रुपए फूंके जाएंगे। 403 सीट पर बहुमत चाहिए, पैसा खूब चाहिए, बंदूकें खूब चाहिए, हिंसा खूब चाहिए, अपराधी खूब चाहिए। हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमने शुरू में एक बात कही थी पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल की हिंसा का शोर पूरे देश में मचा, और चूंकि दिल्ली से उठकर पूरी कैबिनेट चली गई थी वहां पर, इसलिए शोर वाकई कहीं ज्यादा था। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि जो लोग हिंसा कर रहे थे उनमें से कितनों को पकड़ा गया, अगर हम कहें 0, हम अगर आपको यह जानकारी दें कि चुनाव ऐलान से पहले जो हिंसा हुई उस हिंसा की संख्या थी 97 पूरे बंगाल में। जब चुनाव हो रहे थे तो जो दर्ज किए गए उसमें 102 जगहों पर हिंसा हुई, और चुनाव के बाद 265 जगहों पर हिंसा हुई। चुनाव के बाद की हिंसा में सबसे ज्यादा 20 लोगों की मौत हुई। हिंसा इतनी ज्यादा हुई और इस तरीके से चुनाव के भीतर हुआ तो एक चीज समझ में आई कि लोगों के लिए चुनाव जीना मरना है। चुनाव में जीते मरते हुए इसलिए महत्वपूर्ण है कि रोजी रोटी उसी पर टिकी हुई है। जिंदगी जीने के दौरान बीमार पड़ जाइएगा तो वह भी सियासी गलियारे से निकलेगा। बच्चा पैदा हो गया, उसका एडमिशन कराना है, वह भी सियासी गलियारे से निकलेगा। यानी जिंदगी की तमाम जरूरतें जब राजनीति ने अपनी मुट्ठी में भेद रखी है, और मुट्ठी में भेदे हुए जो लोग हैं वह दरअसल अपराधी हैं। क्या उन पर आपराधिक आरोप, वह भी सीरियस क्रिमिनल केसेस का है? तो हमको लगता है एक बात जरा बंगाल चुनाव के मद्देनजर समझने की कोशिश कीजिएगा। यह बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि इस देश के भीतर में इस बात का जिक्र बार बार होता है कि केंद्र सरकार द्वारा तय की गई जब सुरक्षा बल उन जगहों पर चली जाती है तो स्टेट पुलिस क्राइम में शामिल नहीं हो पाती है, और सेंट्रल फोर्सेस चूंकि बाहर से आई होती है इसीलिए चुनाव में हिंसा कम हो जाती है। नहीं तो पश्चिम बंगाल में पता नहीं क्या हो गया होता। संयोग ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के ही एक सांसद को इस देश के भीतर में जो होम मिनिस्ट्री है, जो लॉ एंड ऑर्डर देखती है और जो तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों को तय करती है कि आपको जाना है वहां पर चुनाव सफलतापूर्वक कराने हैं, पहली बार पश्चिम बंगाल से जो शख्स निकल कर आए हैं वो बेहद युवा है, उम्र तकरीबन 35-36 साल है। वह गृह राज्य मंत्री बने हैं। उनका नाम है निशीथ प्रमाणिक। बात इससे साफ नहीं होगी, बात इससे साफ होगी कि जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है उन पर भी 11 केसेस ऐसे दर्ज हैं
जिन केसेस में नॉन बेलेबल स्थिति है, यानी आपको जमानत भी नहीं मिल सकती है, जब इन्होंने एफिडेविट भरा तो उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा कि किसी भी अपराध के लिए इन्हें कोई सजा नहीं हुई है, यानी ये कन्विक्टेड नहीं है। तो ऐसे में जो सारे आरोप हैं, हमको लगा उसी की फेहरिस्त जरा देखी जाए। इन पर कुल 13 केसेस चल रहे हैं जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उसमें एक 302 की भी धारा है। दिनहट्टा में जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, कूच विहार में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर में इन पर जो दर्ज किया गया केस नंबर 155/18, ये 12 अप्रैल 2018 को हत्या का आरोप इन पर दर्ज किया गया। ये पूरा मामला एसीजीएम कोर्ट में चल रहा है दिनहट्टा के। बात होती कि इसके बाद समझ जाए, लेकिन उसके बाद 14 अगस्त 2018 को अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 की धारा इन पर लगी, केस नंबर 322/18। यह भी दिनहट्टा में चल रहा है। इसके बाद फिर 6 दिसंबर 2020 को फिर से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा। यह केस नंबर 464/2020 है। यह भी एसीजीएम कोर्ट में दिनहट्टा में चल रहा है। यानी हत्या का केस है, आरोप की हत्या का केस है, हत्या के आरोप का केस है। इसके बाद जो हम आपको अब आईपीसी की जिन धाराओं का नाम बताने जा रहे हैं, आप सोचना शुरू कीजिएगा कि कोई धारा चूक गए क्या, यानी देश के गृह राज्य मंत्री वो बने हैं। यह भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ और बातें आपसे जिक्र की जरूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी के 3 ही पिलर हैं जिसका जिक्र हम आपसे कर चुके हैं: पैसा, क्रिमिनल और वायलेंस। बहरहाल, देश के गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक पर जो 302 और 307 के अलावे जो आईपीसी की धारा है उसमें 399 भी है, जिसका मतलब होता है डकैती की तैयारी कर रहे थे। उसके अलावे धाराओं को देखिए और सोचना शुरू कीजिए कि कौन कौन से क्राइम के आरोप इन पर लगे हैं। आईपीसी 341, आईपीसी 326, आईपीसी 148, आईपीसी 147, आईपीसी 427, आईपीसी 420, 420 भी है इसमें, आईपीसी 326, आईपीसी 506, आईपीसी 120 भी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है, आईपीसी 1448, आईपीसी 186, आईपीसी 379 यानी चोरी का भी आरोप है, आईपीसी 457, आईपीसी 380, आईपीसी 461, आईपीसी 332, आईपीसी 353। ये सारे आरोप इस देश के गृह राज्य मंत्री पर लगे हुए हैं। किसी में वो कन्विक्ट नहीं है जो उन्होंने एफिडेविट दायर की। उसमें 13 केसेस का जिक्र किया गया है, 11 केस में नॉन बेलेबल की परिस्थिति है। तो अगला सवाल आता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र 2014 में ही किया था कि जो आप पर आरोप लगते हैं कम से कम उसको आप अदालतों में साफ करके आइए, तो फिर मतलब क्या हुआ जब आपने साफ ही नहीं किए, केसेस चल रहे हैं और उन्हीं के हाथ में इस देश की, राज्य की भी नहीं, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को दे दिया गया। अब सवाल यह है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जब दिल्ली से कोई आवाज उठाई जाएगी कि वो क्राइम कर रही हैं, तो ममता बनर्जी कहेंगी वहां से आपके यहां तो सारे क्रिमिनल बैठे हुए हैं। हम क्रिमिनल का जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बतलाती है कि मौजूदा वक्त में मोदी मंत्रिमंडल में 77 मंत्री हैं, 77, और एक खुद है वो 78 हो गए। उस 77 और 78 में से 33 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, यानी तकरीबन 40% ऐसे हो गए जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उसमें से 24 ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इसमें मर्डर भी आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी आता है, रॉबरी भी आता है। जो भी आप सोचना चाहते हैं सोच लीजिए। अब सवाल यह है कि जब चुनाव के बीच में हिंसा हो रही है, उस हिंसा को रोकने के लिए जिस राजनीतिक सत्ता वहां पर मौजूद है वह कैसे रोकेगी जी, जब उसे सत्ता ही इस रूप में चाहिए जहां पर अपराधियों का भिड़ंत आपस में हो रहा है। तो पुलिस इसमें क्या करेगी और गवर्नेंस इसमें क्या करेगा, खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में अगर आप क्रिमिनोलॉजी देखना शुरू कीजिएगा और लोगों के अपराध के समानांतर इस देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जब क्रिमिनल स्थिति को देखना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे करप्शन के चार्ज हैं। इस देश के नौकरशाहों को पता भी नहीं है उनके पास कितनी संपत्ति है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक आईएएस अफसर कपुल को देखा था, पति पत्नी दोनों आईएएस, और उनके तकिए में से छेद किया गया, वहां भी पैसा था। उनके तोशक
जो बिछाया जाता है उसमें छेद किया गया, वहां भी पैसा था। इतना पैसा, इसका उपभोग भी वो नहीं कर पाएंगे। और हमें पता नहीं कि इस दौर में पॉलिटिशियंस भी याद आते हैं। ये पॉलिटिशियंस भी कितना पैसा कमा लेते हैं। याद कीजिए, हमको लगता है एक नाम का जिक्र आज करना चाहिए, वो इस दौर में हालांकि हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र बार बार होता है कि प्रमोद महाजन जी के पास जितना पैसा था और उनकी जो ताकत उस समय थी, वो पैसा कहाँ गया? जिसके पास वो पैसा गया, वो उसने उस पैसे का क्या किया? ये सारे सवाल हमारे और आपके सामने बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से चलते हैं। लेकिन सवाल है, क्या सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जहां पर आपको करप्ट होना है? सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जहां आपको क्रिमिनल्स के साथ खड़ा होना है? सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जहां बिना वायलेंस के हम लोग चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं आ पाएंगे? सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि ये वायलेंस और सारी स्थिति इस देश के भीतर में एक बार अगर की जाती है तो फिर उसका लाभ सत्ता पाने के बाद उसको मिटाने में की जाती है। क्या ये वाकई एक ऐसी स्थिति है? अगर ऐसी स्थिति है इस देश के भीतर में, तब आखिर में हमको लगता है कुछ सवाल समझने होंगे, क्योंकि ये देश रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता हुआ आपको हर राज्य में नजर आएगा। सामाजिक समीकरण यहां पर सत्ता अनुकूल बनाने की दिशा में उनको बांटती है और सामाजिक समीकरण उसी हिसाब से राज्य दर राज्य चलते हैं। जातीय दबंगई इस चुनाव के जरिए ही होती है। यह नहीं होता है कि कोई क्रिमिनल किसी के पास गया और मर्डर कर दिया। राजनीतिक तौर पर उसमें चमक आती है जो जातीय दबंगई होती है। तो यानी सरकारी नौकरी हो, सरकारी विज्ञापन हो, यह दोनों भी अपने आप चीजें नहीं चलती हैं। राजनीतिक सत्ता जिसके पास होगी उसके जरिए निकलेगी, मीडिया तक वो जाएगी। मीडिया के जरिए उस पूंजी का उपभोग जिस भी रूप में होगा, यानी सब धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, जो लोकतंत्र का संविधान में जिन बातों का जिक्र किया गया है कि ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है, ये लेजिस्लेटिव है, ये मीडिया है, ये जो अलग अलग पिलर्स बताए गए, ये झटके में इसको नेक्सस में कन्वर्ट कर दिया गया इस डेमोक्रेसी के दायरे में जहां पर चुनाव होना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के भीतर का दर्द जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप ये जानकर हैरत करेंगे, जब एक सीट के लिए इतनी मारामारी है तो उस जगह पर सत्ताधारी दल के नेता और सत्ताधारी दल के पंचायत या जिला अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध कैसे जीत जाते हैं। यानी निर्विरोध जीतने के लिए जितनी मशक्कत अधिकारियों को अपने साथ करने, पुलिस को अपने साथ करने में जो खर्च होती है, उसकी रकम बिल्कुल अलग से है। क्योंकि हमने देखा जब इतनी प्रतिद्वंदिता है, उस प्रतिद्वंदिता के भीतर भी आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें कैसे ये संभव है कि इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के 334 प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो गए। और आज जो 476 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां जम के हिंसा हो रही है। एक एक सीट पर उम्मीदवार जान लगाने को तैयार है और वहां पर भी हिंसा, पर्चा फाड़ने से लेकर अधिकारी से मिलने ना देने तक की तमाम परिस्थितियां, गाड़ियां फूंक डालना, शीशा तोड़ डालना, बंदूक की जब्ती हो रही है, कोई किसी को अगवा कर रहा है। ये सारे भारतीय समाज की उस क्रूर राजनीति का चेहरा है जहां पर अब भारत का समाज सॉफ्ट नहीं रह पा रहा है, वो बहुत हार्ड हो चला है। और इतना हार्ड हो चला है कि राजनीति अगर कुछ भी करती है तो उसको लगता है शायद यह इस व्यवस्था का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरीके से निर्विरोध की स्थिति क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के तौर पर जो नजर आई, और जो आज की तारीख में जिला पंचायत अध्यक्ष में भी यह देखा गया कि 21 पद निर्विरोध बीजेपी ने जीत लिए। और उसमें कौन कौन से इलाके थे आप कल्पना कीजिए, बनारस, मऊ, शाहजहांपुर, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, ललितपुर, शास्त्री, गोरखपुर, गोंडा, पीलीभीत, बहराइच, इन तमाम जगहों पर इतना संघर्ष है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ये निर्विरोध जीत गए। जैसे सामने वाला तश्तरी में लेकर खड़ा था कि हम नहीं लड़ेंगे। तो आप जरा सोचना शुरू कीजिए कि अब ये पूरा नेक्सस कैसे बनता है। सिर्फ पैसा, अपराध, हिंसा, नौकरशाही, पुलिस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सबका नेक्सस अगर काम कर रहा है इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, तो यह लोकतंत्र उस खूनी लोकतंत्र की तरह हो चला है जिसके भीतर सिवाय हिंसा और ब्लैक मनी और क्रिमिनलाइजेशन के अलावे कुछ भी नहीं बच पा रहा है। शायद इसीलिए बार बार आस जगती है कि इस देश के भीतर में लोग ही एक विपक्ष की भूमिका में आएंगे, अन्यथा राजनीतिक दलों के सामने एक ही सिस्टम है जहां पर चुनाव कैसे जीतना है, यह उनको उसी
सीख और उसी कटघरे का पाठ उन्होंने किया है, तो वह पैसा लगाएंगे, वह अपराधियों को भेजेंगे, वह हिंसा करेंगे। लेकिन इस देश की जनता जब जागृत होगी, वह अगर समझना शुरू कर दे अपने तौर पर इस सियासत को और साधना शुरू कर दे, तो इन राजनीतिक दलों के समानांतर भी कुछ चीजें खड़ी हो पाएंगी। अन्यथा हमारे सामने वही सारी चीजें हैं, जो चोर है वही कोतवाल है, जो कोतवाल है वही चोर है। अब आप क्या करोगे, कैसे रोकोगे? ये बहुत बड़े सवाल है जो बंगाल के दौर में सुनाई दिए, यूपी की गूंज कहीं ज्यादा बड़ी होगी, और ये होते होते 2024 तक किस परिस्थिति में ले जाएगा देश को, शायद यह एक अनसुलझा सा सवाल है देश के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।